हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं हेनरी लो की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसी कोर्स में पहले एक वीडियो आ चुकी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पर हमने डिस्कस किया था फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की। वहां पर हमने तीन चार फैक्टर पढ़े थे। कौन कौन से थे? नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर। वहां पर हमने प्रेशर के बारे में थोड़ा सा बताया था कि जैसे जैसे आप किसी गैस का प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक है, तो उसकी सोल्युबिलिटी किसी लिक्विड में बढ़ेगी, उसकी सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में इंक्रीज होगी। ठीक है। अब इसी बात को ऑब्जर्व किया 1803 में हेनरी ने। 1803 में हेनरी ने। आज हम इसी को समझने वाले हैं और इसको समझने से पहले हम एक सिस्टम कंसिडर करेंगे जो कुछ इस तरह का होगा, जिसके एक तरफ तो होगी, मतलब नीचे जो लोअर पार्ट होगा उसको हम रखेंगे लिक्विड, उसको हम रखेंगे सॉल्यूशन फेज, और जो उसका अपर पार्ट होगा हम उसको रखेंगे गैसेस फेज। इसको क्या रखें हम? गैसियस फेज। गैसेस फेज को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कह दो, एट टेम्परेचर P एंड सॉरी एट टेम्परेचर T एंड प्रेशर P। ओके। अब इसके ऊपर कोई मास रखा हुआ था, से W1। ठीक है। थोड़ी बहुत कंप्रेस हुई होगी गैस, थोड़ी बहुत हुई होगी। ठीक है। और ये जो है गैस फिलहाल, और गैस और लिक्विड है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ये कहाँ में? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? देखो, हमने वैसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब बता दिया, वही बता दिया था उसी वीडियो में। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल होगा रेट ऑफ डिसोल्यूशन के। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसोल्यूशन। इसको ऐसे समझिए, सुनो, जो गैस पार्टिकल का इस लिक्विड में एंटर होने का रेट होगा ना, वही रेट क्या होगा इस लिक्विड से गैस पार्टिकल को छोड़ने का रेट। ठीक है। मतलब जिस स्पीड से, जिस रेट से गैस पार्टिकल अंदर जाएंगे लिक्विड के, उसी स्पीड से लिक्विड में से गैस पार्टिकल बाहर निकल जाएंगे। ओके। इसका मतलब होगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन बाहर निकलेंगे, रेट ऑफ डिसोल्यूशन अंदर आएंगे, एंटर होंगे लिक्विड में। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेट बढ़ाता हूँ, मतलब गैस को कंप्रेस करता हूँ। ठीक है। इस सिस्टम में यहाँ पे करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं हम, गैस कंप्रेस करेंगे। कैसे? वेट बढ़ाकर। हमने क्या किया? वेट बढ़ा दिया। ये W1 था, हमने यहाँ पे W2 भी वेट रख दिया। अब क्या हो गई? गैस कंप्रेस हो गई, गैस कंप्रेस हो गई। तो गैस कंप्रेस होने से क्या होगा? गैस कंप्रेस होने से क्या होगा? जो गैस पार्टिकल थे लिक्विड में जा रहे थे, वो बढ़ जाएंगे, लिक्विड में बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा गैस का, पर यूनिट वॉल्यूम, जो नंबर ऑफ गैस पार्टिकल होंगे पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ गैस पार्टिकल क्या होंगे? पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे। उससे क्या होगा? जो गैस पार्टिकल थे वो एंटर होना स्टार्ट कर देंगे लिक्विड में, लेकिन सारे एंटर नहीं करेंगे। एंट्री तब तक होगी जब तक कि जो ये गैस थी और यहाँ पर लिक्विड में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम वापस से रिस्टैब्लिश नहीं हो जाता। ठीक है। ध्यान दो, हमने यहाँ पे गैस को कंप्रेस किया, जो एंटर कर रहे थे, जो एंटर कर रहे थे गैस पार्टिकल लिक्विड में, वो बढ़ेंगे, पक्की बात है, बढ़ेंगे। ओके। लेकिन कब तक बढ़ेंगे? जब तक कि इस लिक्विड और गैस में एक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम रिस्टैब्लिश नहीं हो जाता। ठीक है। मतलब कि वही रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है। इसी बात को ऑब्जर्व किया, इसी बात की स्टडी किसने? हेनरी ने। कब? 1803 में। ठीक है। अब हेनरी लो क्या कहता है? हेनरी लो क्या कहता है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, तो जो सोल्युबिलिटी है, जो मास है गैस का किसी लिक्विड में, वो बढ़ेगा। ठीक है। मास ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द
मास ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। लेकिन कब? मास ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस विच एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर T एंड प्रेशर P। ये तो कहा था हेनरी ने, ठीक है। और हेनरी लॉ को हम ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं, हेनरी लॉ को जैसा हमें स्टेट करना है हमें, हम इसको ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं कि सोल्युबिलिटी, द सोल्युबिलिटी एट टेम्परेचर, the solubility of gas in liquid with the liquid at that temperature। देखिएगा जो हेनरी थे उन्होंने कहा कि जो सोल्युबिलिटी होगी गैस की, जो गैस की सोल्युबिलिटी होगी वो लिक्विड में जो सोल्युबिलिटी होगी उसकी वहां पर गैस के प्रोपोर्शनल होगी। आपको ये दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। जो गैस की सोल्युबिलिटी होगी वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगी, बस खत्म, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐसा तो है नहीं कि आप रट्टा लगा लो, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन एक हेनरी लॉ आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो सोल्युबिलिटी है गैस की वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस इतनी तो बात याद रखनी है, ठीक है। स्टेटमेंट हो गया हेनरी लॉ का। एक छोटा सा स्टेटमेंट जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे हेनरी लॉ का, वहां भी देंगे। डाल्टन उसी पीरियड के दौरान, डाल्टन जो थे जब हेनरी अपना लॉ दे रहे थे, उसी पीरियड के दौरान डाल्टन ने ये कहा कि अगर कोई गैसों का मिक्सचर, सपोज करो A प्लस बी, कोई गैसों का मिक्सचर लिक्विड के साथ जो है इक्विलिब्रियम में है, तो किसी एक पर्टिकुलर गैस A या B कुछ भी, किसी एक पर्टिकुलर गैस की सोल्युबिलिटी उसके पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगी। उन्होंने ये कहा उसी दौरान कि अगर आप गैसों का मिक्सचर ले रहे हो किसी लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में, है ना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, तो किसी एक पर्टिकुलर गैस को पकड़ लो और उस पर्टिकुलर गैस की जो सोल्युबिलिटी होगी वो उसी के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। अगर हम यहां पर सोल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, एक्सप्रेसिंग the solubility in terms of mole fraction, तो जैसे डाल्टन ने कहा कि सोल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल होगी, लेट्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। हमने गैस ए की बात कर ली, ठीक है। यहाँ पर एक कांस्टेंट दे दो, हमने यहाँ पे कहा कांस्टेंट, देखो यहाँ पर m प्रोपोर्शनल टू पी के था, अगर हम यहाँ पे कहते हैं m इज इक्वल टू के पी, है ना, यहाँ भी कांस्टेंट दे दो ना, क्योंकि ये भी तो एक स्टेटमेंट हेनरी लॉ का ही है। यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दे दो, एक्स ए इज इक्वल टू के डैश पी ए, है ना, के डैश पी ए। कोई एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, एक्स से क्या आ गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी ए क्या आ गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। देखो मैं इस बात को लिख रहा है यहाँ पे कि वेयर एक्स ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, वेयर पी ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया एक्स ए इज इक्वल टू के डैश पी ए। अब बस मैं इसको इतना करूंगा, थोड़ा चेंज करूंगा, यहाँ पे करूंगा इसको मैं पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो अगर मैं इसको उधर ले आऊं 1 अपॉन के डैश हो जाएगा, 1 अपॉन के डैश हो जाएगा, और ठीक है, यहां पर जो के डैश होगा उसका हम नया कांस्टेंट नाम दे देंगे के एच एक्स ए। और यहाँ पे जो के एच है ना बच्चों, जो यहाँ पर के एच है वो क्या है आपका? हेनरी कांस्टेंट। के एच इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट, शायद मैं ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट, यहां तक तो कैमरा आ रहा होगा, ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट, ओके। अब यहां पर एक आपको रिजल्ट बताता हूं मैं। जो नाइट्रोजन गैस है, अगर हम उसकी सोल्युबिलिटी की बात करते हैं वाटर में, जो नाइट्रोजन गैस है 1 atm पर, एयर में 1 atm पर जो उसका पार्शियल प्रेशर होता है
at 1 atm partial pressure of नाइट्रोजन गैस वो होता है आपका 0.78 atm, 0.78 atm। ठीक है, ये नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है 1 atm पे। ओके ठीक है। और इसी पार्शियल प्रेशर पर जो उसकी सोल्युबिलिटी है, ठीक है, सोल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एट 0.7 atm, 0.7 atm, इसको यहाँ पे लिख लो 0.78 atm एंड at 298 Kelvin is 5.3 into 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर, ये हो गया। देखो मैं एक्सपेरिमेंटल डेटा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो मैं थ्योरेटिकली बात की। क्या थ्योरेटिकली बात की? ये थ्योरेटिकली बात कर ली कि जो पार्शियल प्रेशर है, सोल्युबिलिटी और पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगी, या जो पार्शियल प्रेशर है वो सोल्युबिलिटी के प्रोपोर्शनल होगा। और अच्छा, मैं आपको एक स्टेटमेंट की बात कर रहा था ना कि हम एक स्टेटमेंट देंगे छोटा सा, किसका? हेनरी लो का। वहां पे हम ये नहीं देंगे द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, ये तो एक स्टेटमेंट है हेनरी लो का। वैसे मेन ये वाला है, मेन आपका ये वाला है, इसे याद रखो बस, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर जस्ट डबल कर देते हैं। क्या करेंगे? 1.56 हो जाएगा मेरे ख्याल से डबल, भाई तो 16 ठीक है, इतना कर देते हैं। एट 1.56 atm द सोल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर। ठीक है, द सोल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर इज 1.06 इंटू 10 की पावर, ये तो कम हो जाएगा, 1 -2 मोल पर लीटर। अब आप देखोगे यहां पर, जब मैंने यहाँ पे क्या किया, पार्शियल प्रेशर जस्ट डबल कर दिया नाइट्रोजन का, तो जो मेरे पास सोल्युबिलिटी आई है वो कितनी आई है? जस्ट डबल आई है। ओके, तो यहां से हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा से पता लगता है कि जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे किसी गैस का, उसकी सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। क्वेश्चन ये आगे थी, है ना। यहां पर जो है हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, P मतलब प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। ओके, और यहां पर हम उससे पहले एक सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं, HCl इन साइक्लोहेक्सेन। HCl गैस इन साइक्लोहेक्सेन। देखो मैंने यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन ही क्यों लिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद, अभी 2-4 मिनट बाद अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक, ध्यान दो, यहाँ पर हमने एक इक्विलिब्रियम प्रेशर लिया, इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ HCl, और यहां पर हम लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन साइक्लोहेक्सेन। तो हमारे पास जो आई, एक स्ट्रेट लाइन आएगी विद पॉजिटिव स्लोप। वो स्लोप क्या है देखो जरा, इक्वेशन क्या आई हमारे पास, प्रेशर, हेनरी कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन। मैं यहाँ पे फिलहाल ए के लिए नहीं लिख रहा, वहां पे तो हमने ए के लिए लिखी थी ना, वहां पर उधर मानी थी हमने A+B, और मैंने आपसे कहा था कोई एक गैस ले लो, हमने वहां पे ए गैस ले ली थी। यहाँ पे हम कोई गैस नहीं ले रहे, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। सुनो, कंपेयर करो y = mx + c से। देखो इंटरसेप्ट 0 आ गया, c की वैल्यू 0 आ गई, तो पहले यहाँ पे आप लाइन जो स्टार्ट करोगे ओरिजिन से स्टार्ट करोगे, पहली बात। दूसरी बात, हमने इसको x एक्सिस मान ली, ध्यान दो यहाँ पे एक्सिस है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, ये कोइंसिडेंस ही है कि यहाँ पे भी x आ गया, यहाँ पे भी x आ गया। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन हो गया। इधर क्या हो गया, y एक्सिस है, इधर क्या हो गए, p हो गया, हमने y एक्सिस पे p ले लिया। ध्यान दो यहाँ पे m क्या बचेगा, kh बचेगा ना, यहाँ पे m क्या बचेगा, kh बचेगा। c क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, मतलब यहाँ पे स्लोप क्या है आपका, जो आपका स्लोप है वो कितना आएगा आपका
सॉरी, स्लोप है वो क्या आएगा आपका, वो के एच होगा। स्लोप क्या होगा आपका, के एच होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऐसी बात नहीं याद नहीं, ये भी आ भी सकता है, कंपटीशन में भी आ सकता है, वो स्लोप पूछ लेगा इक्वेशन से। ठीक है, कुछ और ही पूछ लेगा। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन कराएंगे जो आईआईटी में आ चुका, मेन या शायद एडवांस में आ चुका, वो हेनरी लॉ के ऊपर ही बेस है और ग्राफिकल क्वेश्चन है। वहां पे 4 ग्राफ दिए गए और पूछा गया है कौन सा ग्राफ ठीक है, मैं करवाऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक टेबल दूंगा, मैं उस टेबल को बना नहीं रहा, मैं उस टेबल को बना नहीं रहा, वहां पे आप ऑब्जर्व करोगे, देखोगे वहां पर, तो आपको दिखेगा कि जैसे जैसे मतलब केएच की जो वैल्यू है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, इस बात को डिस्कस करेंगे अभी, जो रिजल्ट निकलेंगे कुछ, जो केएच की वैल्यू है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो केएच की वैल्यू भी बढ़ रही है। मतलब कि केएच की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, केएच टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप तो केएच भी बढ़ रहा है। ठीक है, इसको देख लो फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, चलो देखिए, जैसे जैसे के एच, ये सब जो बात करेंगे अब, जब कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, ये जो पॉइंट्स की बात करेंगे ना, कहाँ से आए, एक तो उस वाली टेबल से आए जो अभी आपके पास आई थी, और एक यहाँ से आए इस ग्राफ से। तो यहाँ पे ऐसे बात करेंगे, जैसे जैसे आपका सोलिबिलिटी बढ़ेगी के एच घटेगा। मतलब कि अगर आपका के एच बढ़ रहा है सोलिबिलिटी घटेगी, सोलिबिलिटी घटेगी, सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी। ओके, आपको ये बात कहां से पता चलती है? ठीक है, ये आपको बात कहां से पता चलती है, आप ये वाली इक्वेशन देखो। ठीक है, आप ये वाली इक्वेशन देखो, यहाँ पे सोलिबिलिटी क्या है, ये वाली है। अगर आप केएच को इधर ले जाओ और प्रेशर कांस्टेंट कर दो तो एक्स मोल फ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केएच। तो जैसे जैसे केएच बढ़ेगा सोलिबिलिटी घटेगी। दूसरी बात, यहाँ पर जो हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ केएच। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट इज ए फंक्शन, मतलब के एच इज ए, सॉरी मैं गलत बोल गया, के एच इज ए फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। ये हेनरी कांस्टेंट है आपका, के एच इज ए फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। ये बात हमें कहां से पता चली, इस ग्राफ से पता चली। अब थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट कहां से पता चलेगा हमें, जो आपके पास टेबल आई थी, मैंने आपसे क्या कहा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वहां पे केएच भी बढ़ रहा है। वो असल में एक्सपेरिमेंटल डेटा है, वो क्या है आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा है। एज केएच इंक्रीजेज, सॉरी मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, ध्यान दो, हम तो पहले रिजल्ट पे आ गया ना। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज केएच ऑल्सो इंक्रीजेज, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज केएच ऑल्सो इंक्रीजेज। काफी बार सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि वाई एक्वाटिक एनिमल आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर। ठीक है, तो वहां बच्चा जवाब देता है द सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, द सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इन कोल्ड वाटर इज मोर देन हॉट वाटर। लेकिन कैसे, कैसे ध्यान दो, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, केएच बढ़ेगा, जब केएच बढ़ेगा सोलिबिलिटी घट जाएगी। ध्यान दो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, केएच भी बढ़ेगा, जब केएच बढ़ेगा सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से तो जो एक्वाटिक एनिमल है कम टेम्परेचर वाले वाटर में, मतलब कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि वहां पे जो ऑक्सीजन गैस है उसकी सोलिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आंसर बच्चा सीधा सीधा क्या लिखता है, aquatic animal are more comfortable in cold water because solubility of oxygen in cold water is more than hot water। ठीक है, ये बात हो गई हमारे पास जो रिजल्ट आए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ऐसी बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे ही मिल जाते हैं। पूछ लेता है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केच पे क्या फर्क पड़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, है ना। अब देखो हम लिमिटेशंस की बात करते हैं कि हेनरी लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता।
देखिए जो लिमिटेशंस है, मतलब कहाँ अप्लाई होगा कहाँ अप्लाई नहीं होगा, वो देखिए हेनरी लॉ की। हेनरी लॉ, हेनरी लॉ एप्लीकेबल ओनली इफ, पहली जो कंडीशन है इसकी वो ये है कि जो गैस है ना उससे आइडियली बिहेव करना चाहिए। उससे क्या बिहेव करना चाहिए? आइडियली, मतलब कि प्रेशर कम हो और टेम्परेचर ज्यादा हो। प्रेशर शुड बी लो, शुड बी लो, टेम्परेचर शुड बी हाई, टेम्परेचर शुड बी हाई। इसका मतलब क्या होगा? गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस, गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस। सेकंड देखिएगा, सेकंड में ये कहता है कि जो आपका सोल्यूट है, मतलब जो गैस है जो आप इसमें डिसॉल्व कर रहे हो किस लिक्विड में, वो ना तो एसोसिएट होनी चाहिए और ना ही डिसोसिएट होनी चाहिए। इसका मतलब देयर शुड बी, देयर शुड बी नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ गैस इन लिक्विड, ऑफ गैस इन लिक्विड। हमने यहाँ पे बात की थी HCl इन साइक्लोहेक्सेन, HCl इन साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। हम यहाँ बात नहीं की थी HCl इन वाटर, बात तो नहीं की थी। क्यों की थी? वरना क्यों की थी? इसलिए की थी क्योंकि जो HCl है अगर वाटर में जाएगी, वाटर में घुलेगी तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगी। साइक्लोहेक्सेन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में ऐसा नहीं होता। तो जो आप गैस डिसोल्व कर रहे हो NH3 या फिर HCl, उसका ना तो एसोसिएशन होना चाहिए और ना ही डिसोसिएशन होना चाहिए। कोई भी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, नो रिएक्शन बिटवीन गैस एंड लिक्विड, कोई भी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए लिक्विड के और गैस के बीच में। समझिए, देखिए आपने HCl लिया, आपने वाटर में ले लिया, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे? एक्वस मीडियम कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे? इसको एक्वस मीडियम कर देंगे। तो ये क्या होगा? आपका H पॉजिटिव Cl नेगेटिव डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट एक्सप्लेन हुआ। अगर आप NH3 ले रहे हो, आप NH3 ले रहे हो, इसमें तो लिखूंगा वाटर में, क्योंकि NH3 वाटर में मेरे क्या बनाता है? NH4OH क्या बनाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इससे ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन हुआ कि जो सोल्यूट था, जो NH3 गैस है, उसने लिक्विड में मिलकर क्या बनाया? NH4OH बनाया, ठीक है। रिएक्शन कर ली, रिएक्शन कर ली, तो आप यहाँ पर हेनरी लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। आप यहाँ पर हेनरी लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आप हेनरी लॉ तभी अप्लाई करोगे जब प्रेशर आपका लो होगा और टेम्परेचर ज़्यादा होगा। प्रेशर आपका ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ओके। अब जो जरूरी बात है, जो बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो कभी कभी आता है बोर्ड में, राइट टू एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। वो तो बहुत ही सिंपल है, उसकी बात भी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशंस की। और यहाँ पे सबसे पहली एप्लीकेशन जो हम बात करेंगे वो है इन द प्रोडक्शन ऑफ, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक। कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक हो गई आपकी, है ना, थम्स अप, स्प्राइट, ड्यू, कोका कोला, पेप्सी वगैरह सब क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक होगी, कार्बोनेटेड ड्रिंक। ये सब तो होगी नॉन एल्कोहलिक। एल्कोहलिक में आ जाए आप, एल्कोहलिक में होगी आपकी बियर और शैंपेन, ये दो ड्रिंक है आपकी जो एल्कोहलिक है, ठीक है, और कार्बोनेटेड है। यहाँ पर जो है कंपनी क्या करती है? इनको हाई प्रेशर पर सील करती है, इन ड्रिंक्स को हाई प्रेशर पर सील करेगी। क्यों? क्योंकि इन ड्रिंक में, इन ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्योंकि हेनरी लॉ क्या कहता है? जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, ऐसे ही किसी गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ेगी। नंबर 2 है आपका डीप सी डाइविंग, इन द डीप सी डाइविंग।
जो गोताखोर है आपके स्कूबा डाइवर जिनको हम बोलते हैं, स्कूबा डाइवर जो है वो क्या करते हैं, अपने साथ कंप्रेस्ड एयर का सिलेंडर लेके चलते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा, वो ऑक्सीजन लेके सिर्फ ऑक्सीजन लेके क्यों नहीं चलते, ध्यान दो। जो स्कूबा डाइवर है जैसे जैसे सरफेस से नीचे जाएंगे, मतलब समुद्र में जाएंगे, ऐसे ऐसे प्रेशर बढ़ेगा तो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस उनकी ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स में, अदर बॉडी फ्लूइड्स में घुलना स्टार्ट होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो तो मेटाबॉलिज्म के द्वारा यूज हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाएगी, लेकिन बची नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फॉर्म कर लेती है बबल्स। ठीक है, नाइट्रोजन बबल बना लेती है। ठीक है, अब क्या होगा, स्कूबा डाइवर ऊपर आए, सरफेस पर आए, प्रेशर घटेगा, गैस बाहर निकलेगी, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब नाइट्रोजन गैस जब बाहर निकलेगी तो एक बहुत ही पेनफुल सेंसेशन होगी स्कूबा डाइवर की बॉडी में। इस पेनफुल सेंसेशन को हम बोलते हैं बैंड्स, या फिर बोलते हैं डिकम्प्रेशन सिकनेस, है ना, बैंड्स या फिर डिकम्प्रेशन सिकनेस। अब इससे बचने के लिए स्कूबा डाइवर क्या करते हैं, अपने साथ हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलते हैं। उनकी परसेंटेज क्या होती है वो देख लो, 11.2% तो होता है हीलियम आपका, 56.2% होता है आपका नाइट्रोजन, और 32.1% होता है आपका ऑक्सीजन। ये परसेंटेज होती है आपकी नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन की। ठीक है, अब इन गैसों का जब सिलेंडर लेके चलेंगे तो बैंड्स होने से रुक जाएंगे। ठीक है, बैंड्स नहीं बनेंगे। थर्ड है आपका एनोक्सिया। असल में एनोक्सिया एक बीमारी का नाम है। ठीक है, ये कुछ इस तरह की एप्लीकेशन है, लेकिन एप्लीकेशन में बता रहा हूँ उसको मैं, है ना। हम यहाँ पे बात की थी कि यूज कहाँ होगा। ठीक है, चलो चलो बात कर लेते हैं इसकी। देखिए, जब आप जैसे हिल क्लाइंबर्स होते हैं, है ना, हिल क्लाइंबर्स भी अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो आपके ब्लड में घुलना, जैसे कहते हैं ना, ऊंचाई पर जाने पर हवा कम हो जाती है, ऊंचाई पर जाने पर हवा कम नहीं होती, उसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, जिससे क्या हम है, हमारे ब्लड में वो कम घुलती है। ठीक है, कम घुलती है। जब कम घुलेगी तो यहाँ पर एक बीमारी होती है जिसका नाम है, डिजीज है एक, एनोक्सिया। इसका मतलब होता है अनेबल टू थिंक एंड एक्ट प्रॉपर्ली, सोच नहीं सकते और एक्ट प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी हेनरी लो की। इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे हेनरी लो के बेस्ड। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये आया था जेईई मेन, देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये आया था आपका जेईई मेन 2019 में। अच्छा क्वेश्चन है, और ये कहता है आपका, देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिए, बाद में मैं जो ओरिजिनल ग्राफ है आपके बुक वाले जो ग्राफ है मैं वो भी यहाँ पे डाल दूंगा। ओके, तो मेरे पास ये कहता है क्वेश्चन में, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ गैसेस W, X, Y एंड Z इन वाटर एट 298 केल्विन, the Henry law constant Kh are 0.5 to 35 और 40 बार, 0.5 to 35 और 40 बार बढ़ रहे हैं। ठीक है, W/Z के। और ये कहता है कि अब आप मुझे बताओ एक गिवन डेटा के लिए इनमें से कौन सा ग्राफ ठीक है, कौन सा ग्राफ ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, हमें यहाँ पे 4 गैसें दी गई है, W, X, Y और Z, W, X, Y और Z। जो KH की वैल्यू है वो है 0.5 है पहली वाली, 0.5 to 35 और 40 बार। सबसे पहली बात तो बढ़ रही है। ठीक है, सबसे पहली बात तो KH की वैल्यू बढ़ रही है। सबसे कम सोल्यूबल कौन सी गैस होगी, पहली बात तो ये गैस कर लो। सबसे कम सोल्यूबल यहाँ पे Z होगी, सबसे कम सोल्यूबल यहाँ पे क्या होगी, Z होगी। ओके, लेकिन मुझे फिलहाल अभी इतना सफिशिएंट मेरे पास नहीं निकल के आया कि मैं बता सकूं कौन सा ग्राफ ठीक है। ठीक है, अभी तो मुझे भी नहीं पता कि स्लोप यहाँ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो ग्राफ ऐसे हैं जिनका स्लोप पॉजिटिव आएगा, दो ग्राफ ऐसे जिनका स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, जो हेनरी लॉ है मेरे पास वो क्या कहता है, पी ए लिया था ना हमने थ्योरी में,
हमने पी ए लिया था, हम यहाँ पे गैस है हमारे पास, हम तो गैस ले लेंगे। सुनो, हेनरी कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ध्यान दो मेरे पास फिलहाल सॉल्यूशन है WXYZ पानी में घुली हुई है। अगर मुझे इन गैसों का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो मुझे 1 में से माइनस करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। अगर मुझे, ध्यान दो भाई, ये होता है ना, अगर दो चीज है आपकी, दो चीज है आपकी ए और बी, सॉल्यूशन में आपने ए का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, आपको बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, स्टार्टिंग की वीडियो है, बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप 1 में से माइनस कर दो ए का मोल फ्रैक्शन, क्या आ जाएगा, बी का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पे यही करने वाला हूँ, यहाँ पे के एच जुगा तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O माइनस कर दूंगा, कर दिया। मल्टीप्लाई करो जरा, के एच माइनस के एच इंटू एक्स H2O, मैं यहाँ पे पहले निकाल लूंगा, ध्यान दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ गया ना मेरे पास, ये रहा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस था, मोल फ्रैक्शन वाटर आ गया, ठीक है। यहां पर जो ग्राफ दिया है मुझे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर और पार्शियल प्रेशर के बीच दिया है ना, पार्शियल प्रेशर के बीच दिया है, क्योंकि तो फिर मुझे यहाँ पे गैस के पार्शियल प्रेशर करना, गैस के मोल फ्रैक्शन करना क्या था, मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए था वाटर का, इसलिए मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के वाटर की टर्म में मैंने इक्वेशन लिखी, ठीक है, मेरी मजबूरी थी। यहाँ पे अगर कहता मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस तो मैं कुछ सोचता, ध्यान दो। अब मैं क्या करता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पार्शियल प्रेशर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, पहले भी किया है हमने। यहाँ पे जो m है आपका वो क्या आ गया, माइनस के एच आ गया, जो स्लोप है आपका वो नेगेटिव में आ गया, माइनस के एच, वो क्या किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया। तो पहली बात तो ये, पहली बात तो ये कि नेगेटिव स्लोप वाले ग्राफ रहने दो और पॉजिटिव स्लोप वाले ग्राफ हटा दो। सुनो, ये पॉजिटिव स्लोप वाले ग्राफ है ना, लाइन ऐसे जा रही है, खत्म करो इसको, ये नहीं आने का आपका, एक कंसिडर नहीं करोगे आंसर आप, ए है आपका, ये भी पॉजिटिव स्लोप वाले जा रहे हैं, इसे भी खत्म करो, ये नहीं आएगा आपका, ठीक है। पहले तो आपने दो ऑप्शन ऐसे कैंसिल कर लिए, तो अब आप दो ऑप्शन पे ध्यान दोगे, बी पे और डी पर, इनमें से कोई एक ठीक हो सकता है, लेकिन कौन सा, लेकिन कौन सा। अब आपके पास रिजल्ट ये निकलता है, फॉर ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मोल फ्रैक्शन, यहां पर जो P ऑफ गैस होता है, अगर हम मोल फ्रैक्शन को यहां पर देखो, मोल फ्रैक्शन को कांस्टेंट कर दे, ठीक है, तो KH के प्रोपोर्शनल होता है, गैसों का जो पार्शियल प्रेशर है KH के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो KH भी बढ़ेगा। ध्यान दो, प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा ना, अगर हम इस पॉइंट की और इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे प्रेशर है कम होगा ना, यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा ना, यहाँ प्रेशर है कम होगा ना, यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा ना। यहाँ पे बताओ केएच वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, यहाँ पे केएच वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, जेड की है। क्या यहाँ पे जेड दिख रहा है आपको, ये तो डब्ल्यू है यार, यहाँ पे तो नहीं है। क्या यहाँ पे जेड दिख रहा है आपको, ठीक है बिल्कुल दिख रहा है। तो मेरे पास ग्राफ कौन सा ठीक होगा, ये ठीक होगा, नेगेटिव स्लोप वाला, जहां पर केएच की वैल्यू सॉरी हाँ केएच की वैल्यू जेड के लिए सबसे ज्यादा हाई है। ठीक है, अब समझ आया कि हमें यहाँ पे केएच की वैल्यू क्यों दी गई थी स्टार्टिंग में क्वेश्चन के। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था यहाँ पर। ठीक है, देखिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे।